50 सवाल की जो सीरीज़ चल रही है उसकी दूसरी वीडियो है। इसमें 50 सवाल हैं और 50 सवाल आप एनालाइज़ करके देखोगे, 50 सवाल लगभग 200-250 सवालों के बराबर बैठेंगे। अब जैसे हमारा पहला सवाल है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समानता के अधिकार जो कहाँ पर दिए हैं, 14 से 18 तक दिए गए हैं, 14 से 18 तक, और 14 से 18 तक हो जाएंगे 5। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये 5 अधिकार दिए गए हैं 14 से 18 तक। 14, 15, 16, 18, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें है विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार दिया हुआ है, विधि के समक्ष। ठीक है, ये शॉर्ट में कर रहा हूँ। और जो 15 है, आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोई भी राज्य धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश आदि के आधार पर। और 16 में दिया हुआ है लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, और 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया हुआ है ये। और 18 में उपाधियों का अंत दिया हुआ है, उपाधियों का अंत 18 में। तो ये पाँच पाँच अगला है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के दौरान किन को नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद हो जाएगा 20 और 21। 20 और 21 को, ये मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान। आपातकाल सबसे पहले कब लगा था आपातकाल? ये अक्टूबर 1962 में सबसे पहले लगा था, अक्टूबर 1962 में। दूसरी बार लगा था, ये दूसरी बार लगा था दिसंबर 1971 में लगा था, 1971 में। और तीसरी बार जो लगा था ये, तो तीसरी बार लगा था जून 1975 में लगा था ये। 3 बार अब तक आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971 और 1975। अब इसमें सवाल में दे रखी थी बात कि इसमें मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19, इस आर्टिकल 19 को निलंबित, स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है। और ये बात किस में की गई है? आर्टिकल 358 में ये बात की गई है कि 358 में ये बात की गई है कि आर्टिकल 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाता है आपातकाल के दौरान। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है। तो विरासत का अधिकार ले जाता है भूमि का विभाजन। जाहिर सी बात है, भूमि का विभाजन हो जाता है विरासत के अधिकार में। अगला सवाल है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में, 42वां अमेंडमेंट था और 1976 में हुआ था ये। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मैं कुछ और चीज़ें बता दूँ इसमें, कि इसमें सरदार सरोवर सिंह समिति ने 8 मौलिक अधिकारों का सुझाव दिया था सबसे पहले, उसके बाद इसमें 10 जोड़े गए थे। और एक 11वां जोड़ा गया था, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 2002 में। और इसमें संविधान कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्य संख्या 11 है। अगला है, भारत में नागरिकता का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो नागरिकता का अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। इसका आंसर हो जाएगा 1955। और 1955 में इसका अधिनियम पारित होने के बाद इसमें 5 बार संशोधन हो चुका है, सॉरी 6 बार संशोधन हो चुका है इसमें, 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है अब तक। ये कब कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था पहली बार, उसके बाद हुआ था ये 1992 में, उसके बाद हुआ था 2003 में, फिर 2005 में हुआ था, और 2015, और अब लास्ट में हुआ है 2019 में। तो ये 6 बार हो गए, तो 6 बार ये संशोधन हो चुका है अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत। और इसी इसी अधिनियम के अंतर्गत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संज्ञेय अपराध। ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा संज्ञेय अपराध हो जाएगा। और संज्ञेय अपराध जो है, ये संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज होती है, और जो असंज्ञेय अपराध है इसमें NCR दर्ज होती है। ठीक है, और FIR जो दर्ज होती है वो BNSS की, अब हाल ही में BNSS जो है लागू की गई है, BNS और BNSS। तो BNSS की किस धारा के? तो इसका आंसर हो जाएगा 173। 173 के अंतर्गत ये FIR दर्ज की जाती है, ये ध्यान रखना, UPSI में आ भी सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह है निवारक नज़रबंदी से, निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। इसमें 3 पॉइंट हो रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट तो यह है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तार अगर कोई किसी को गिरफ्तार करता है तो उसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी का कारण क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है कि पसंद का जो वकील होगा, जो पसंद का वकील होगा या अधिवक्ता होगा, उससे परामर्श का अधिकार होगा। अधिवक्ता से परामर्श, ठीक है, उसका अधिकार होगा। और तीसरा क्या है? तीसरा इसमें यह है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। ये इसमें अधिकार दिए हुए हैं निवारक नज़रबंदी में, ये 3 तरह के। तो अनुच्छेद 22 में ये बात दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की श्रेणी, DPSP बोलते हैं इनको, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को, में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो DPSP में जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक हैं। और इन 36 से लेकर 51 तक को तीन श्रेणियों में बांटा गया। तो 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? उदारवादी है, उसके बाद सबसे पहले इसमें समाजवादी है, समाजवादी में बांटे गए हैं पहले कुछ, उसके बाद गांधीवादी और फिर उदारवादी। तो ये 3 है। बाकी नेहरूवादी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा इसका, कि इसमें नेहरूवादी नहीं है। बाकी इनमें बांटा गया है इन संविधान को, अनुच्छेदों को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? तो गलत तरीके से कौन सा सूचीबद्ध किया गया है? तो जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहली बात तो यह है कि 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो उनमें से एक जन्म से हो गया, दूसरा देशीयकरण के द्वारा, और एक वंश के द्वारा भी होता है। लेकिन संपत्ति के द्वारा अधिग्रहण ये नहीं है, संपत्ति के द्वारा नहीं है, बल्कि भूमि अर्जन के द्वारा है। इसकी जगह होना चाहिए था भूमि अर्जन के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और एक पंजीकरण के द्वारा है। इसके अलावा जो 5वां है वो पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला सवाल है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? और खासकर तो ये है कि ये अब तक जो सवाल आए हैं इनके बारे में आधे से ज़्यादा बात हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं, इसीलिए इसमें हम कम बात कर रहे हैं। अब इसमें है कब ये जब गैरकानूनी गिरफ्तारी होती है तो तब कौन सी रिट जारी होती है? वो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जारी होती है, हैबियस कॉर्पस ये जारी होती है। और इनके बारे में पहली वीडियो में अच्छी बात हो चुकी है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो ये सिफारिश किसकी सिफारिश थी? सरदार शरण सिंह समिति के इस सिफारिश पर शामिल किया गया था 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन था। और इसमें एक चीज़ और है, बलवंत राय मेहता समिति जो है, ये बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत में तीन स्तर की पंचायत का सुझाव दिया था। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का इसने सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। एक विवेक है ये विवेक देवराय समिति है। तो विवेक देवराय समिति ये किससे संबंधित है? ये रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन से संबंधित है, रेलवे बोर्ड के। और एलएम सिंधवी समिति 1986 की है। ये किससे ये जो पंचायत थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था एलएम सिंधवी समिति ने, इसीलिए थी ये 1986 की। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो जाहिर सी बात है किसने रखा होगा? स्वर्ण सिंह समिति ने रखा था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकार जुड़े थे। अगला सवाल हो जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था? तो सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। तो एक तो था धर्मनिरपेक्ष, एक था अखंडता, एक तो इसी में ही है अखंडता, एक है समाजवादी। 3 शब्द जोड़े गए थे ये। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? तो उपाधि किस प्रकार की प्रदान की जा सकती है? तो सैन्य और शैक्षणिक
आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। सैन्य और शैक्षणिक उपाधि दी जा सकती है। इसके अलावा जो उपाधि देने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं आर्टिकल 18 के अंतर्गत। अब जैसे एक बात था, एक मामला था बालाजी राघवन का। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जो इस तरह के जो ये पुरस्कार हैं, इनको सम्मान कहा गया था। इनको उपाधि नहीं ना कह के इनको सम्मान की श्रेणी में रखा गया था। इसीलिए ये दिए जाते हैं। इनको उपाधि की श्रेणी में नहीं रखा था, इनको सम्मान बताया था। ये किसने बताया था? बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ। ये कब का था? ये 1996 का था। 1996 का था ये। अगला है, श्रवण सिंह समिति ने कुल कितने कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो ये मैंने बता दिया है, 8 का सुझाव दिया था और 10 जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। अगला सवाल है, भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? काम करने के अधिकार को कौन सुनिश्चित करता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा, नरेगा था पहले इसका नाम पहले नरेगा था और ये 2005 का अधिनियम है। 2000 फरवरी ये 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था ये। और 2009 में इसका नाम 2009 के अंदर इसका नाम कर दिया गया था मनरेगा। मनरेगा कर दिया गया था 2009 के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है? संसद के पास है विनियमित करने की शक्ति, संसद के पास। और आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल है 11वां आर्टिकल में ये बात की गई है। क्या बात? अगला सवाल है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ये काला कानून था। और यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रोलेट एक्ट। इसमें एक ये दिया हुआ आपराधिक जनजातीय अधिनियम, ये 1871 का है, 1871 का यह अधिनियम है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती या कम नहीं कर सकती है? तो ये किस में दिया था? ये दिया था गोलकनाथ वाले केस में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। गोलकनाथ केस में दिया था 1967 में ये बात की गई थी। और इसको पलट दिया था कब? ये 1973 के बाद में इसको पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 1973 में इसको पलट दिया था और इसका उल्टा कर दिया था। इसको केशवानंद भारती बनाम केस में कहा था कि जो है वो मौलिक अधिकारों पर भी संशोधन कर सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना ये जो है इसका अंग है संविधान का। तो इन पर संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि उसमें उसके मूल ढांचे में पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मूल ढांचे पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसमें संशोधन कर सकती है। तो 1973 में ये इसको पलट दिया था। इंदिरा साहनी 1992 का केस, ये किससे संबंधित है? 27% आरक्षण से संबंधित है। 27% आरक्षण ओबीसी को, जो ओबीसी को 27% है वो उससे संबंधित इंदिरा साहनी केस। अगला है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो कौन मत नहीं डाल सकता? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा अध्यक्ष इसमें मत नहीं डाल सकता। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं डाल सकते। अगला है, भारतीय संसद के सदनों का 17वां अवसान किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 17वां अवसान किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये पहली बात तो ये बात की गई आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में ये बात की गई। आर्टिकल 85 में 17वां अवसान, बल्कि सत्रों के बारे में बात की गई है। संसद के 17वां अवसान और विघटन, इनकी बात की गई, तीनों की विघटन, इन तीनों की बात की गई है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। तो
इसका 17वां अवसान कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं इसका 17वां अवसान, भारत के राष्ट्रपति। और अगर इसमें 85 में 89 और जोड़ दें, 89 का बहुत जगह यूज होगा 89 जोड़ने का। अगर 89 जोड़ दें तो कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 174। 174 बन रहा, तो जब 176 जो हो जाएगा ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये राज्यपाल के लिए हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के 17वां अवसान और विघटन कर सकते हैं, तो राज्यपाल के लिए हो जाएगा, आर्टिकल 174 में हो जाएगा ये। अगला है भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, तो वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, 3, 4, तो वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। अगला है भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो कब? जब वो लगातार कितने दिन से अनुपस्थित रहा हो, तो वो 60 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित है तो वो सीट रिक्त मान ली जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 102 है, आर्टिकल 102, इसमें इसकी अयोग्यता के बारे में ही बताया गया कि अयोग्यता कब हो जाएगी उसकी, तो यहाँ पे अयोग्यता हो जाएगा, तो ये बात भी इसी में की गई आर्टिकल 102 में। 60 दिनों तक अगर रहता है, इसमें और भी कुछ शर्तें हैं उसमें अयोग्यता के बारे में, और एक योग्यता है, योग्यता के बारे में भी एक आर्टिकल है। तो योग्यता के बारे में जो आर्टिकल है वो 84 है, 84 का जो आर्टिकल है वो इनकी योग्यता के बारे में बात करता है। भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा शीतकालीन सत्र हो जाएगा। बजट सत्र की अवधि क्या होती है? तो बजट सत्र की जो अवधि होती है तो वो होती है फरवरी से मई के महीने में, फरवरी से मई तक, और ये बड़ी अवधि का बजट है। और दूसरा है इसमें मानसून सत्र, तो मानसून सत्र की जो अवधि होती है वो जुलाई अगस्त की होती है, जुलाई अगस्त की। और शीतकालीन सत्र होता है ये नवंबर दिसंबर का होता है, और ये छोटी अवधि का सत्र होता है, नवंबर दिसंबर। और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, 112 के अंतर्गत बजट का उल्लेख नहीं है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अगला सवाल है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो दोनों सदनों की जो बैठक होती है तो उसको कौन आहूत करता है? तो इसको आहूत करता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करेगा कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति का है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और एक किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल में बात की गई है 108 के अंतर्गत, 108 के अंतर्गत ये बात की गई है। और ये होता कब है? ये तब होता है जब दोनों सदनों के बीच में विरोधाभास या गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में ये संयुक्त बैठक का आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना तो साधारण विधेयक किया जा सकता है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक किस आर्टिकल में? तो ये 107 के अंतर्गत दिया हुआ है, आर्टिकल 107। और धन विधेयक दिया हुआ है 110 में, और 117 में दिया है वित्त विधेयक। ठीक है, तो अब इसमें ये तीनों चीज़ दी हुई हैं। ये केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा में। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है गोपनीयता की शपथ। और शपथ जो है, शपथ यह अनुसूची 3 के अंतर्गत है, अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के राज्यों के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून। ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो राज्यों के विषयों पर संसद कानून बनाती है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उनकी समाप्ति के पश्चात जब ये आपातकाल समाप्त हो जाता है तो कितने समय के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं जो कानून बनते हैं वो, या निष्क्रिय या परिवर्तन में नहीं रहते हैं? तो इसमें ये बात की गई है, तो 6 माह हो जाएगा इसका, 6 माह, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 6 माह तक। तो 6 माह तक ही वो परिवर्तन में रहते हैं, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल ये किस में है? राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, और
राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, ये 356 के अंतर्गत है। और वित्तीय आपातकाल जो होता है, वित्तीय आपातकाल ये 360 के अंतर्गत है, 360 के अंतर्गत है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगला है, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो हो जाएगा विधायी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 से 77 तक पहली बार आपातकाल 3 बार लगाया है, 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। ये कब कब लगाया गया है? तो सबसे पहले जो आपातकाल लगाया था, तो सबसे पहले लगाया था अक्टूबर 1962 को, ये मैंने शायद अभी बता दिया है, 1962 को। और दूसरा दिसंबर 1971 को लगाया गया था, 1971 को। तीसरा लगाया गया था 1975 को लगाया गया था। ये चाइना का युद्ध था, यहाँ पाकिस्तान का युद्ध था। और ये आंतरिक ये ये आंतरिक उपद्रव के कारण हुआ था, ये इस वजह से आपातकाल लगाया गया था। तो इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? ये 1975 की बात की जा रही, तो 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ये पीएम थी। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? राष्ट्रपति, तो उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद। और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुई थी, फ़खरुद्दीन अली अहमद की। और पहले इनसे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले राष्ट्रपति थे ऐसे। 1975 में इंदिरा गांधी पीएम थी और डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद ये राष्ट्रपति थे। 1971 में जो प्रधानमंत्री कौन थे? 1971 में पीएम इंदिरा गांधी थी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति चेंज हो गए थे। राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर? वीवी गिरी थे यहाँ पर वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। 1962 में पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, जेएल नेहरू। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट या कहते थे कि राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पे? तो राष्ट्रपति थे यहाँ पर राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पर राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को, कहा जाता है। और इनको ये आर्टिकल है इनके, तो इनको आर्टिकल के ला यानी कि सरला से इनको याद करेंगे। देखो इसके अतिरिक्त में विधानमंडल के भी याद करेंगे। अब सरला में किस में? सरला 79, 80 और 81, ये इसके हो गए। से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा हो जाएगा। अब ऐसे ही विधानमंडल के होते हैं, यहाँ विधानमंडल हो जाएगा। और यहाँ पे राज्यसभा को होती है विधान परिषद होती है, विधान परिषद। और यहाँ पे विधान सभा होती है, विधान सभा हो जाएगी। ये हमने ऐसे क्रम में क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे संसद विधानमंडल की तरह है, राज्यसभा विधान परिषद की तरह है, और लोकसभा जो है वो विधान सभा की तरह है। अब इसमें अगर मैंने भी कहा था कि 89 का जो कई जगह यूज होगा, इसमें सब में अगर 89 जोड़ दें तो जो भी आएगा वो इनके आर्टिकल के बराबर आएगा। तो इनमें जोड़ने पर ये हो जाएगा 168, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 170। तो ये इन आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, इनको 89 जोड़ने पर। तो इस तरह से हम इनको 6 के 6 याद कर सकते हैं आर्टिकल। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होगा। अगला सवाल है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 हो जाएंगे, 3 सत्र आयोजित होते हैं, इसके बारे में बात हो चुकी है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल होती है संख्या का कितना है? 10 का हिस्सा होना चाहिए। गणपूर्ति जो होती है वो 1/10 होती है कुल सदस्य संख्या का। लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए ये अनुच्छेद 100 में बात की गई है, और 100 का क्लॉज 3 इसमें ये बात की गई है। अगला सवाल है, पहली लोकसभा का सत्र कब शुरू हुआ था? पहली लोकसभा के सत्र की बात की गई है, तो लोकसभा का जो गठन हुआ था पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल को। और ये कब? 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। और 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को ही
इसके पहला सत्र शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला है लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। यह फैसला करता है कि कोई प्रश्न पूछने लायक है या नहीं, ये स्वीकार्यता का मतलब है, तो लोकसभा अध्यक्ष है। अगला है संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो 21 संविधान में के कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 105 हो जाएगा। 5 में जो हो जाएगा ये संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में है 105वां। 102वां क्या है, इनकी अयोग्यता के बारे में है। अयोग्यता कब हो जाएगी। 107 में क्या है, साधारण विधेयक है इसमें, 107 में साधारण विधेयक। और 115 में क्या है, 115 इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है, कुछ भी आ सकता है आने वाले समय में। तो 115 में जो है, 115 में ये बात की गई है कि अगर बजट अपर्याप्त हो जाता है, जब बजट पेश किया जाता है 112 के तहत, तो जब बजट अपर्याप्त होता है तो उस स्थिति में अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित करने का अधिकार होता है सरकार को। तो ये बात 115 में की गई है, अतिरिक्त धनराशि बजट में शामिल करने का अधिकार है अगर बजट अपर्याप्त होता है तो। अगला है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS को दिसंबर में पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया था, ये पेश किया गया था 1993 में। डेट क्या थी, 23 दिसंबर 1993 में ये पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला सवाल है संसद कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान ये लॉटरी होता है, लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 20 मामलों को। 20 मामलों को उठाया जाता है। उससे पहले 5 इंपॉर्टेंट मामले होते हैं जिनको लोकसभा अध्यक्ष पहले उठवाता है और उसके बाद ये अगले मामले उठाया जाता है। टोटल 20 ऐसे मामले हैं जो उठाए जा सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, ये ध्वज है यहाँ पर, ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 15 अगस्त, जनवरी और 15 अगस्त, इसमें कौन कौन फहराता है हमें देखना। तो 26 जनवरी पर कौन फहराएगा, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराता है। और 15 अगस्त को PM मोदी, PM मोदी के प्रधानमंत्री फहराते हैं भारत के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं है। तो राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है प्राक्कलन समिति में, ये पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें नहीं होता है। और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इन दोनों में ही कोई भी मंत्री इसमें सदस्य नहीं बन सकता है, दोनों में ही। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसमें भी कोई भी मंत्री नहीं बन सकता। और जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें सदस्य का चुनाव होता है, सदस्य चुना जाता है इसमें। और इसमें जो होता है लोक लेखा समिति में, इसका जो अध्यक्ष होता है, सर अध्यक्ष की बात की गई है इसमें, तो जो अध्यक्ष होता है ना इसमें लोकसभा लेखा समिति में, तो ये हमेशा विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष बनता है। और ये 1967 से ये प्रथा चली आ रही है कि इसमें विपक्ष का ही अध्यक्ष बनता है लोक लेखा समिति में, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला सवाल है 17वीं लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष कौन था। तो 17वीं लोकसभा का कौन था, तो इसमें 16वीं, 17वीं और 18वीं, इसमें पर चल रही है 18वीं, 16वीं थी, 17वीं थी और ये 18वीं थी। इसमें जो चल रही है वो 18वीं चल रही है, 16वीं थी 2014 से लेकर और 2019 तक, और 17वीं थी 2019 से लेकर 2024 तक, और 18वीं जो चल रही है वो 2024 से, ये गतिमान है 2024 से ही, 2024 से चल रही है। इसमें जो रही थी मीरा कुमार रही थी सबसे पहले 16वीं में, और 17वीं और 18वीं, 17वीं 18वीं दोनों में ही जो ओम बिरला है, ओम बिरला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ओम बिरला। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। और ये अनुसूची किस में बताया गया है, अनुसूची 4 में ये चीज़ें हैं। अनुसूची 4 में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार में जो है, बिहार में जो राज्यसभा की सीट है
तो वो कितनी है राज्यसभा की? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं बिहार के अंतर्गत। और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा की 40 हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें? 243 सीटें हैं विधानसभा की। ये पूछ लिया जा सकता है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। अगला है, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो भारत के मोरारजी देसाई के बारे में बात की गई है। मोरारजी देसाई, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात देख लेते हैं हम। मोरारजी देसाई तो 1967 से लेकर और 69 तक ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो ऑप्शन तो हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका। इसके बाद इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, पार्टी का अध्यक्ष। तो ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए। और उसके बाद ये पीएम बने थे 1977 से लेकर और 1900 यानी कि 2 साल तक 1979 तक ये पीएम रहे थे। और पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे ये मोरारजी देसाई। अगला सवाल है, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1979 तक रहे थे, 1977 से 79 तक भी बात कर ही ली है कि जगह ली थी। तो किसने जगह ली थी? तो चौधरी चरण सिंह ने इनकी जगह ली थी। और ये 1 साल रहे थे, 1979 से 80 तक ही रहे थे। ये 1980 तक। और ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो ये सदन में नहीं गए हैं। कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता। तो लगातार 6 महीने तक अगर वो उस सदस्य नहीं है, उस किसी भी सदन का, चाहे राज्यसभा का या लोकसभा का, अगर सदस्य नहीं है तो वह मंत्री पद उसका समाप्त हो जाएगा। ये लगातार 6 महीने की अवधि होती है और 6 महीने के अंतर्गत अंदर ही अंदर उसको उनमें से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये बात की गई है सवाल नंबर 96 में। और आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल हो जाए 75। आर्टिकल 75 हो जाएगा। 75 का 5वां क्लॉज है, 75 का 5वां क्लॉज है, इसमें ये बात की गई है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये। अगला है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो तीसरे हो जाएंगे वीवी गिरी। तीसरे हैं वीवी गिरी, ये तीसरे उपराष्ट्रपति थे। और इसमें देखेंगे अगर पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले और दूसरे। तीसरे हो जाएंगे वीवी गिरी। तो पहले कौन थे उपराष्ट्रपति? तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन हो जाएगा, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। और सेकंड कौन थे? तो सेकंड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति भी थे। तीसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का भी ऐसा ही समय रहा है। इन्होंने 1996 में 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे ये। उसके बाद ये 1998 से लेकर और 1999 तक इसमें रहे थे। तो इसमें रहे थे 13 महीने तक रहे थे ये, 13 मंथ तक रहे थे। और उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक ये पूरा इन्होंने टाइम पीरियड पूरा किया था अपना, 5 ईयर का पूरा टाइम पूरा किया था। तो इस तरह से रहे थे। और इस बीच में 2 प्रधानमंत्री बन गए थे इसी बीच में। तो एक बने थे, कौन कौन बने थे? तो एच डी देवगौड़ा बने थे। और एक बने थे इंद्र कुमार इंद्रजाल ये बने थे। इंद्र कुमार गुजराल, सॉरी, गुजराल नाम है इनका, गुजराल, गुजराल। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? फ़खरुद्दीन अली अहमद की हुई थी। और एक जाकिर अली थे, सॉरी, डॉक्टर जाकिर अली और एक फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये ऐसे थे दो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हो गई थी। तो ये 50 सवाल थे और 50 सवाल आएंगे इसके।